चलो, क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हुए बात करेंगे। आप थोड़ा सा बताइए आप कहाँ कहाँ से मुझसे आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम उस डिवाइन एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घरों में जो भी एनर्जी स्टक एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी और इस तरीके की एनर्जी है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिससे आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस एनर्जी के साथ ही, उस एंथुजियाज्म के साथ ही हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप कहाँ कहाँ से एनर्जी मुझे दे रहे हैं। हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, सुरेंद्र कुमार जी हैं राजस्थान से। ओके, वेलकम सुरेंद्र जी। रविंद्र जी हैं महाराष्ट्र से, वेरी गुड। ओके, दिल्ली से सारिका जी, सारिका बंसल जी दिल्ली से हैं। ओके, अभिजीत जी मुंबई से, वेरी गुड। ओके, वनीता जी इंदौर से, रुजुता जाधव जी कल्याण महाराष्ट्र से। हमें देखते हैं आज किसकी एनर्जी हम तक ज़्यादा पहुंच रही है, कौन से स्टेट से हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आज क्लास के अंदर। वेरी नाइस। फटाफट से लिखिए जिन्होंने नहीं लिखा है अभी, फिर क्लास को शुरू करेंगे। बहुत एनर्जी के साथ काम करना है क्योंकि हम एनर्जी की ही क्लास से जुड़े हुए। धनराज जी पुणे से हैं। ओके, वेरी गुड। मैं दिल्ली और बेंगलोर दोनों जगह से हूँ, मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैं एट प्रेजेंट बेंगलोर से आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब बात कर रही हूँ। ओके, प्रगट जी हैं हरियाणा से। ओके, और वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छा लगा आप सभी का जानकर कि आप अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हम एक दूसरे की एनर्जी को एक प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करके आज इस क्लास को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि जिस पिरामिड की क्लास के अंदर आप पवन जी हैं मुंबई से। ओके, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आज आ रही है अगर हम पोल करें तो डेफिनेटली महाराष्ट्र से जो हमारे एनर्जी है ज़्यादा हम लोगों को मिल रही है। उसी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए उसी को एक्सपैंड करेंगे। और आज हम इस पिरामिड की क्लास के अंदर ये ज़रूर सीख कर जाएंगे कि किस तरीके की एनर्जी पर हमें काम करना चाहिए और कैसे इनको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। राजेंद्र जी दिल्ली से। ओके सर, वेलकम राजेंद्र जी। जब भी आप अपने एनर्जी की बात करते हैं, कोई भी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है, उसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है। हम अपने वास्तु के अंदर जब भी अपने घरों को बनाते हैं और अगर अपनी एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली अपने घरों में, अपने वास्तु में हमें पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने लिए किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी अपने सराउंडिंग में महसूस कर रहे हो, क्योंकि वास्तु एक ऐसा विषय है जो सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आपके सिद्धांतों को आगे रखते हुए ये बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ चार दीवारों को बना लेना या कुछ ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कर देना या सिर्फ रहने के लिए चीज़ों को क्रिएट कर देना ही वास्तु है? अगर आप ये जाने कि 24,000 बुक्स हैं वास्तुशास्त्र के अंदर, क्या सिर्फ वो 24,000 बुक्स, ग्रंथ, जो भी उपदेश उनमें दिए गए, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, क्या सिर्फ वो अरेंजमेंट करने के लिए ही बताए गए हैं? ऑब्वियसली नॉट। चीज़ों को समझने के लिए अगर ये वास्तु इतना ही एवरेज स्किल के साथ होता, एवरेज प्रिंसिपल पर होता, कोई भी इसको कर लेता, तो शायद इतने ग्रंथों की, इतनी बुक्स की ज़रूरत होती क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत इजीली अपने आप को
नॉर्मल एनवायरनमेंट में क्रिएट करके कोई भी व्यक्ति अपने लिए इस चीज को बना सकता था। लेकिन जब भी वास्तुशास्त्र की बात की जाती है तो ना सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, ना सिर्फ आपके दीवारों को बनाना, ना सिर्फ आपके फर्नीचर, आपके ओरिएंटेशन में आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका टॉयलेट, किसी भी चीज को लगा लो आप, क्या सिर्फ यही वास्तु होता तो शायद इतनी बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअली में जब भी हम वास्तु के अंदर बात करते हैं, जिन प्रिंसिपल की बात करते हैं वो 4 प्रिंसिपल हैं आपके लिए: भूमि, द्रव्य, काल और भाव। इन 4 प्रिंसिपल पर बेस्ड जब पूरा वास्तुशास्त्र लिखा गया, क्योंकि ये बहुत एंशियंट साइंस है, उस एंशियंट साइंस में उन एनर्जीज के बारे में भी बताया गया जिनके माध्यम से हम अपने घर को रहने वाले व्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं और जियोपैथिक यानी कि भूमिक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं और कॉस्मिक एनर्जी के साथ जोड़ते हैं। यानी कि पंच तत्वों के सम्यक संतुलन में जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस भूमि के हिस्से पर रहता है, तो जिस हिस्से पर वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, उस तरीके की एनर्जी, उस तरीके का ही एनवायरनमेंट, उस तरीके का ही बिहेवियर उस परिवार के सदस्यों में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कंस्ट्रक्शन की बात वास्तु में की जाती है, सिर्फ ईंटों का, गारा का, सीमेंट का यूज करके ही चुनाव करके वास्तु तैयार नहीं किया जाता था। आज भी इवन पुराने समय में अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करो या घरों को बनाने की बात करो, तो उस समय पर भी इस तरीके के पत्थरों का, ईंटों का चुनाव किया जाता था जो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी होते थे। यानी कि 3 तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, एक दूसरे को बांध के रखने का काम करते थे। हमने शायद इस बारे में सोचा ही नहीं। अपने घरों को बनाना है, आर्किटेक्ट को बुलाना है, मैप बनाना है, दीवारें खड़ी करनी है और फिर अच्छा सा इंटीरियर करना है। क्या यही वास्तु है? कभी भी नहीं। वास्तु हमेशा प्रिंसिपल पर बात करता है, साइंटिफिक अप्रोच बताता है, तथ्यों पर बात करता है और ग्रंथों में इसी तरीके से एनर्जीज पर जैसे वास्तु का निर्माण करेंगे, उस तरीके की एनर्जी, उसका एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में हमें कैसे क्रिएट करना है, उनकी बारीकियों को बताता है। बहुत ऐसी विधियों को बताता है जिसके माध्यम से नेगेटिव भूमिय ऊर्जा को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं और अपने रहने लायक बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। वास्तु को बनाने के लिए जो जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनको एक तरीके से लिखित वे में हमें दे देना आपका वास्तुशास्त्र बनता है। इसी वास्तुशास्त्र में आज ही नहीं, बहुत ही पुराने समय से पिरामिड वास्तु के बारे में बात की जाती है। पिरामिड वास्तु को अगर आप ग्रंथों में देखें तो इसको शंकु के नाम से जानते थे। पुराने समय में शंकु बोला जाता था। इसका जो पैरामीटर होता था, इसका जो बनने का तरीका होता था, वो आज भी सिमिलर है, वो पहले भी ऐसे ही था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पिरामिड की एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पर बात करती है। उसको पता ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी है का। वो जहां पर जिस स्थान पर लग जाता है उसके डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट और राइट साइड पर अपने आप के अकॉर्डिंग जितना बड़ा पिरामिड उतना ही मल्टीप्लिकेशन होके उसकी एनर्जी एक्सपैंड करता है। और ये सिद्धांत आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखा जाए कि ये काम कैसे करता है, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, ऑब्वियसली इसकी जरूरत हमारे समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनती गई। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए, जो हम डेफिनेटली आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं कि पिरामिड किन सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो आज तक हर सर्वसाधारण के माइंड में ये है कि किस तरीके से आप पिरामिड की बात करते हो। आप लोगों में से जनरली ज्यादातर लोगों ने सुना होगा कि इजिप्शियन पिरामिड हुए हैं, ग्रीस के पिरामिड हैं, या फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा इजिप्शियन पिरामिड जो हैं
ज्यादा शामिल होते हैं। यहाँ पर अगर पिरामिड के फाउंडेशन की बात की जाए, उसके बिल्डअप की बात की जाए, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट रहा, उसके पीछे का जो रहस्य बना, वो इस कंसेप्ट पर बना, इस प्रिंसिपल पर बना कि उस समय पर राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट होता था। जब प्रजा अपने राजा को ईश्वर तुल्य मानने लग जाता है तो सेंटिमेंट्स भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। मानते हो इस बात को? जब आप अपने सामने वाले, जो आपका रखवाला है, जो आपको केयर करता है, जो आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है शत्रुओं से, ऑब्वियसली आपकी ऑनेस्टी उसके प्रति बढ़ जाती है। तो जब पिरामिड का कॉन्सेप्ट उस समय पर आया, जो कि दुनिया अक्सर जानती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, लेकिन एज ए वास्तु कंसेप्ट आप अगर इस क्लास से जुड़े हो तो आप डेफिनेटली इस चीज को जरूर जानेंगे और इन तथ्यों को जरूर रिकॉग्नाइज भी करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उस समय पर पिरामिड बनाए क्यों गए थे? क्योंकि जब पृथ्वी पर राजा और प्रजा का शासन होता था, उस दौर की बात है, उस पुरानी एंशियंट साइंस की बात है कि जो लोगों ने, राजा ने अपने महल को बनाने के लिए और अपनी प्रजा को साथ में रखने के लिए इस तरीके के डॉम काइंड ऑफ शेल का क्रिएशन किया, जो कि धूप से, तूफान से, पानी से उनको बचा के उनको प्रोटेक्ट करता था। आपने अगर कभी जाने का मौका मिला हो, इजिप्शियन पिरामिड्स देखने का मौका मिला हो, तो अंदर से ये हॉलो हैं, ये सॉलिड नहीं बने हुए हैं, हॉलो हैं। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट होते गए, क्योंकि उनकी जरूरतें बदलती गई। व्यक्ति भी, जब इंसान पैदा हुआ और उसने मानव जाति को बढ़ाने की शुरुआत की, तो हम धीरे 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 समय परिवर्तन होता गया और आप सीखते गए, और आज हम जिस एरा में हैं वो हमारे परिवर्तन की वजह से हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ। तो उस समय पर जब राजा रानी को, एक प्रोटेक्टर को भगवान के समान माना जाता था, तो उसके लिए उसकी प्रजा सब कुछ करने को रेडी होती थी, और वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा राजा या रानी हमारे बीच में ना हो। किसी भी युद्ध में हो सकता है, राजा की मृत्यु हो सकती थी लड़ाई करते हुए, क्योंकि यही काम होते थे उस टाइम पे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। किसी बीमारी से अगर राजा की मृत्यु हो जाए, रानी की मृत्यु हो जाए, तो क्या किया उन लोगों ने? उस समय पे भी जो एस्ट्रोलॉजिकली बात करते थे, वो कॉस्मिक एनर्जी में जो यूनिवर्स की, स्टार्स की, मून्स की और प्लैनेटरी पोजीशन होती थी, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर लिया जाता था। और प्रकृति के माध्यम से कुछ हर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए जो राजा और रानी की मृत्यु हो जाती थी, उनको लेपन करके इस तरीके के डोम्स में, इस तरीके के शेल्टर में उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता था, जिससे पिरामिड में रखी हुई उनकी ममीज, ममीज बोलते थे, ममीज को प्रिजर्वेशन के लिए रख दिया जाता था। और उनको देख रेख के लिए ये महसूस किया गया कि जब भी इस तरीके के शेल्टर में ममीज को रख दिया जाता है, वहां का जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दैट बॉडी, तो आपको, उनको ये महसूस होने लगा कि उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ गया, जर्म्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, बॉडी अच्छे कंडीशन में है। और वो चाहते थे कि हमारा जो राजा रानी है, हमारे जो ईश्वर हैं, वो हमारे बीच में ही रहे, हम उनको अलग ना करें। काम प्रजा का वैसे ही चलता था जैसे पहले चले, लेकिन उसको, उनको सम्मान देने के लिए, उनको वैल्यू करने के लिए, उनको ईश्वर तुल्य बना दिया। तो उन्होंने इस तरीके के पिरामिड की संरचना शुरू की। कुछ समय बदलता गया और ममीज का इस तरीके से इन शेल्टर्स में रखना और इनको प्रिजर्व करना धीरे धीरे प्रचलन में आने लगा, और लोग इंस्पायर होने लगे और अपने जो राजा होते थे उनको और भी ज्यादा वैल्यू करने के लिए कि क्या पता कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि हमारे राजा रानी फिर से जिंदा हो जाएं और वो वापस उठ के देखेंगे तो हम वैसे ही उनके सम्मान में यहाँ पर अवेलेबल होंगे। दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट इसके पीछे रहा, और उन्होंने
इस तरीके के स्ट्रक्चर का निर्माण किया जिसको कि पिरामिड कहा जाता था। लेकिन अंदर से ये बहुत हॉलो है और इसके पीछे बनने का जो सिद्धांत है वो भी बहुत साइंटिफिक रहा, बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल पर काम किया। वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिससे समय समय पर चेंजेस होते रहे और पिरामिड्स में अमिटमेंट होते रहे? अंदर का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ उस समय पर भी सन की एनर्जी बहुत मायने रखती थी, क्योंकि सूर्य को सभी का राजा माना जाता था, जो कि प्रकृति के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बना, सबका सृजन करने के लिए, प्रकृति को बाहर निकालने के लिए, प्रकृति को और बढ़ाने के लिए, हर किसी के जीवन को प्रगति देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए सूर्य की कल्पना की गई। और एस्ट्रोलॉजिकली जब काम किया जाता था तब भी सूर्य की गणना और चंद्रमा की गणना के आधार पर ही जो सेजेस होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो अपना काम किया करते थे और प्रिडिक्शन करते थे। तो इस तरीके की गणनाओं को नजरअंदाज ना करके वो समय समय पर अपने लिए अमिटमेंट करते गए और अपने लिए जो प्रिंसिपल पर पिरामिड की संरचना हुई वो करते चले गए। और उन्होंने ये पाया कि अगर हम इसके बेस पर काम करें तब क्या होगा। होम शेल की तैयारी की गई, इस तरीके से बना के अंदर से ये होलो रहता था और यहाँ पर ममीज को प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। जब सूर्य की एनर्जी इस पर पड़ती है, चंद्रमा की एनर्जी इस पर पड़ती है और जियोपैथिक एनर्जी ग्राउंड लेवल से इस पर आती है, तो क्या एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई जिसके माध्यम से जो ममीज हैं वो प्रिजर्व होने लगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि जैसे जैसे इन्होंने इस तरीके के साइंस को डेवलप किया समय के अनुसार, तो इन्होंने कुछ कमियां हर बार में पाई। इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने चेंजेस किए, अपने कार्यों के लिए चेंजेस करते हुए उन्होंने अगले जो पिरामिड को बनाया वो स्टेप लाइक पिरामिड की संरचना की। यानी कि पहला मस्तबा जो टॉम बना वो इस तरीके का थोड़ा सा गुम्बद नुमा, ऐसा ऊपर से चपटा होता था, थोड़ा सा फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता था। लेकिन उसमें उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो फिर उन्होंने सोचा कि एक पिरामिड और बनाते। ये कोई एक ही जगह पर नहीं बने, अलग फॉरेन में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिद्धांतों पर, अलग अलग नियमों का पालन करते हुए। लेकिन बेस प्रिंसिपल, इनका कोर कॉन्सेप्ट यही था, अपने राजा को, अपनी ममीज को प्रिजर्व करना और खुद को प्रोटेक्शन देना नेचर के प्रकोप से। अब यहाँ पर उसके बाद अमिटमेंट जो किया वो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया। स्टेप स्ट्रक्चर में उनको क्या सुविधा मिली कि जब भी उसके अंदर उनको जाना हो तो वो इजीली अंदर की तरफ जाकर और अपने लिए सुविधाएं क्रिएट करेंगे। लेकिन जो इनके बनने का जो तरीका था, उस समय पर जिस साइंस का उपयोग ये करते थे, बहुत मैन पावर लगती थी और क्या दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने इसको तैयार किया। उस समय पर कोई भी, ये मैंने जैसे आपको बताया कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो ईच एंड एवरी पार्टिकल पर काम करता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल की अपनी एनर्जी होती है। जब वो पार्टिकल एक साथ कनेक्ट होते हैं तो एक स्टोन, एक ब्रिक, एक पत्थर का निर्माण करते हैं। और वो पत्थर किस क्वालिटी का है, किस एसेंस के साथ है, क्या उसका साइंटिफिक रोल रहेगा। तो मैंने जैसे बताया, जो पिरामिड बनाने के जो पत्थरों को चुना गया वो मेल और फीमेल की कैटेगरी के स्टोन्स को चुना गया। मेल फीमेल, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो स्टोन यूज किए गए उसके अंदर दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि एक पत्थर दूसरे पत्थर को छोड़ के ना जा सके। अगर थोड़ा मूवमेंट भी होता है तो देन अगेन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया गया, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। लेकिन इसके अंदर भी इनको कुछ अमिटमेंट करना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ जो स्टेप लाइक पिरामिड होते थे वो नॉर्मल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनको रहने के लिए दिया गया।
लेकिन जो मस्तबा टॉम था उसमें मड का और ब्रिक का इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने सोचा कि अब अपने लोगों को, अपनी प्रजा को शेल्टर देने के लिए भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं यहाँ पे, तो उन्होंने स्टेप स्ट्रक्चर के पिरामिड को बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने बेंट पिरामिड को बनाना शुरू किया। ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो इनका होता था थोड़ा सा टिल्टेड था, थोड़ा टिल्टेड रहा, मतलब बेस अगर ये रहेगा तो थोड़ा टिल्टेड इनका एंगल बनाया, जो स्पेसिफिक एक एंगल पे क्रिएट हुआ। और ये एंगल पर जब सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी और जियोपैथिक एनर्जी अलाइन हुई तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव क्रिएशन संभव हुआ, जिसकी वजह से ममीज जो प्रिजर्वेशन में रखी गई थी उनको और लाइफ मिल गई और उनको प्रिजर्व रखना आसान हो गया। उसकी जो अंदर की एनर्जी पर टेस्टिंग की गई तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहां पर पाई गई, तो बेंट लाइक पिरामिड बने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मड और ब्रिक्स का तो हम बना चुके हैं, क्यों ना हम ऐसे स्टोन का, ऐसे ब्रिक्स का इस्तेमाल करें जो कि रेड पिरामिड के नाम से बने, जिसमें रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया। रेड स्टोन अपने आप में ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेड कलर मंगल का रंग भी हो जाता है और भूमिय ऊर्जा को और भी पॉजिटिव बनाता है। लोगों के अंदर जब भी लेजीनेस होती थी या काम करने में उनका मन नहीं होता तो रेड कलर से ही उनके अंदर वो पावर जनरेट हो जाती थी। अब यहाँ पर जो आजकल आप पिरामिड देख रहे हैं, जो इजिप्शियन पिरामिड बने, वो पिरामिड जो कि सबसे पुरानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पुराना किंगडम बनाते हैं। और यहाँ पर गीजा के कुफू पिरामिड जिनके अंदर शामिल हैं, उनको जो पिरामिड आप आज देख रहे हैं वो ही पिरामिड बने हुए हैं। अब इनके अंदर जब देखा जाता है तो देखिए किस तरीके की संरचना, एक एंगल क्रिएट है, इनके 4 फलक होते हैं, मतलब ये 4 साइड होती हैं, किसी किसी में 8 साइड्स भी होती हैं। लेकिन जो एक एंगल बना, जिनको क्लासिक नाम भी इसलिए दिया गया इनको क्योंकि जो इनकी एंगल क्रिएट किए गए, इस एंगल के ऊपर जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी कौन, सूर्य की एनर्जी इस पर पड़ी और यहां से जियोपैथिक एनर्जी यहां पर आई और इस एंगल पर एक मैजिक क्रिएट हुआ। और ये पिरामिड क्लासिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे, जिसका मिरेकल अनुभव इन लोगों की लाइफ में हुआ। लोगों की सोच बहुत अच्छी हुई, उनके अंदर जज्बा था अपने काम को करने के लिए। राजा को और उनकी मम्मी जो भी प्रिजर्वेशन में थी उनको लाइफ ज्यादा मिली, वहां पर ग्रोथ उनकी ज्यादा हुई। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि इजिप्शियन पिरामिड इसी वजह से 7 अजूबों में इनको शामिल किया गया, क्योंकि जब इनकी एनर्जी को टेस्ट किया गया तो बहुत शानदार एनर्जी, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी पाई गई और इसके अंदर रहने वाले लोगों का व्यवहार, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगा, जिसकी वजह से व्यक्ति वहां पर जो रहते थे, जो प्रजा और राजा रहते थे, बड़े ही फ्लरिश होने लगे और अपने साम्राज्य का एक्सपैंड करने लगे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड पिरामिड वास्तु। अब वास्तु के अंदर पिरामिड का क्या रोल बनता है और ये अपना काम कैसे करता है, थोड़ी सी रोशनी उस पर डालते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये इस तरीके के पिरामिड बनते गए, अमेंडमेंट होते गए। पहले ये मस्तबा है, फिर इस तरीके का स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर यहाँ पर बेंट पिरामिड बने और बाद में ये गीजा के पिरामिड जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो 7 वंडर्स में आते हैं। अब यहाँ पर एक बात शामिल होती है कि क्या इजिप्शियन पिरामिड ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट में आया या सबसे पहले उन्होंने ही इसको बनाया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अगर सभ्यताओं की बात की जाए, एरा की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति में से आती है। इजिप्शियन जो पिरामिड बने
वो 2700 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था, यीशु मसीह से पहले का भी जो एरा था, उस समय की बात बोल रहा है। यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, उससे पहले की सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर मौजूद थी। हमारा जो कल्चर था, जिसके अंदर मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर 500 BC तक का जो टाइम है, उसके अंदर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बने। उसके बाद भी और उससे पहले भी जो पिरामिड का इस्तेमाल किया गया, हमारे जो मंदिर बने वो उससे भी पुराने सभ्यताओं में विचरित करते थे। अब अगर देखें तो महाभारत काल उठा लो, रामायण काल उठा लो, आप कृष्ण लीला जब हुई उस समय का उठा लीजिए, उससे पहले भी किसी भी ग्रंथ को उठाइए, जब सभ्यता, जब कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सबसे पुरानी सभ्यता भारत के अंदर पाई गई। अब इंडिया के अंदर जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये किसी भी रिलीजन से संबंधित क्यों ना हो, वो जब सबसे पहले बने, उनका एकमात्र ध्येय था कि अपने ईश्वर की प्राप्ति करना। एक ही उनका मोक्ष को प्राप्त करना एकमात्र ध्येय होता था। उसी के लिए पूरा जीवन यापन करते थे और पूरा परिवार अंत में ईश्वर भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा एम मानते थे। अब यहाँ पर बात ये होती है कि क्या इजिप्शियन पिरामिड पहले पिरामिड थे जिन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाया? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने मंदिरों के शिखर को देखें, किसी भी मंदिर के टॉम को देखें, गुरुद्वारे को देखें, किसी भी मस्जिद को देखें, यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ये क्या है? आपको क्या दिखाई देता है? मुझे आप में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप में से किस किस को ये पिरामिड दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं कैसे पूछ सकती हूँ, आई डोंट नो। ये जो शिखर है, शिखर का जो कॉन्सेप्ट आया, हमारे कल्चर से आया। जब कोई भी फॉरेन, चाहे वो गीजा के पिरामिड हो, किसी भी सिविलाइजेशन के पिरामिड हो, अगर वो पिरामिड, वो व्यक्ति यहाँ पर ट्रेवल करने आए और उन्होंने ये पाया कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी मंदिर बनते थे, सबसे पहले तो जिस एक्सिस पर बनते थे वो नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर एक्सिस पर बनते थे, और जो मंदिरों पर शिखर बनाए जाते थे उसका एक अपना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रहा। क्योंकि जो शिखर होते थे वो 4 पिल्लर पर बनते थे, चारों स्तंभ होते थे एक किसी भी मंदिर में, और उसका जो ये टॉम स्ट्रक्चर है, ये जो उसके गर्भगृह में यहाँ पर मेन मूर्ति का स्थापना कर दिया जाता था। इस मूर्ति के अंदर आप इस एरिया के अंदर जब भी व्यक्ति मंदिर में जाकर उस फ्लोर पर बैठकर अपने लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन करता है, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, यानी कि स्ट्रक्चर के नीचे, इस शिखर के नीचे, तो वहां पर उसके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं और जो भी उसकी इच्छाएं हैं, उसकी विशेष हैं, वो यूनिवर्स तक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही उनका ध्येय होता था। ऋषि मुनियों का लगा लो, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, सबको अच्छे विचार से जोड़ा जाता था। लेकिन पुरानी सभ्यता सिर्फ अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए बनाए जाते थे। लेकिन हम आध्यात्म को प्रचार प्रसार के लिए, आध्यात्म से जुड़ने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और अंत में ईश्वर के श्री चरणों में अपने जीवन को देने के लिए शिखरों की तैयारी की गई, उनको बनाया गया और उनको उनका ओरिजिन हुआ। तो आज आप मान सकते हैं कि पिरामिड का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसका ओरिजिन कहाँ हुआ? इंडिया में। कोई भी बाहर का व्यक्ति जब यहाँ आया और उसने पाया कि हम अपने मंदिरों को बनाने के लिए किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, उन्होंने यहाँ से ये चीज को निकाला और वहां जाकर जैसा उनका दिमाग लगा उन्होंने उसको तैयार किया अपने
मटेरियलिस्टिक गेन्स को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन एक उठता है कि यहां जो इंडिया के पिरामिड का कनेक्शन मैं आपको बोल रही हूं वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो शिखर पिरामिड जो कि इंडिया के अंदर आए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता में ही मौजूद थे। किसी और सभ्यता में ये शिखरों की संभावना नहीं थी। और शंकु के नाम से विश्वकर्मा प्रकाश में भी इनके बारे में बताया गया है। वृहत संहिता में भी शंकु का इस्तेमाल करना बताया गया है। मय मतम, सम्रांगण सूत्रधार, हर एक ग्रंथ के अंदर जो वास्तुशास्त्र हैं उन सब के अंदर इसका विवरण दिया गया है। लेकिन सिर्फ आज हम शंकु ना बोल के हम साइंटिफिक उनका फॉरेनर नेम बोल रहे हैं, यानी कि पिरामिड बोल रहे हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, बट ओरिजिन इज शंकु और शिखर के नाम से जानते थे। अब ये शिखर और शंकु या पिरामिड किस प्रिंसिपल पर बात करते हैं उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। मैंने जैसे बताया, किसी भी जगह का कोई भी एनर्जी सिंपल और सिंपल हमारा वास्तु अगर देखें, हमारे वास्तु के अंदर जितनी भी एनर्जीज पर हम काम करते हैं वो सूर्य की एनर्जी पर आधारित है, सन रेज पर आधारित है। सूर्य की रोशनी हमारे घर पर जिस जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर पड़ती है आपके घर के अंदर वैसा ही ओरिएंटेशन क्रिएट होता है। अब इस सूर्य के अगर बात करी जाए, सूर्य आपको 24 घंटे में एक बार दिन बनाता है और एक बार रात बनाता है। तो यहां पर जब सूर्य की रोशनी, उसकी किरणों की बात करते हैं तो यहां पर 9 प्लैनेट्स, कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं। सूर्य किससे रिप्रेजेंट करता है अपने आप को? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी किसको बताती है? 9 प्लैनेट्स, आपका यूनिवर्स की एनर्जी, आपके 27 नक्षत्रों की पावर, वो सभी मिलकर सूर्य को अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सूर्य उसी एनर्जी को हमारे घरों में, हमारे वास्तु में, हमारे शिखरों पर, हमारे शंकु के ऊपर प्रोड्यूस करता है। और जब यहां से कॉस्मिक एनर्जी जियोपैथिक एनर्जी के साथ आकर अलाइन होती है तो यहां पर एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक क्रिएशन होता है। यहां पर जिस प्रिंसिपल पर पूरा वास्तु डिपेंड करता है उसमें भूमीय ऊर्जाएं और कॉस्मिक ऊर्जाओं के बिना कोई भी वास्तु तैयार नहीं किया जाता। जब सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भूमि की ऊर्जा बूस्ट करती है, उसके ऊपर अपने किरणों को रोशन करती है, तो वहां पर एक मिरेकल क्रिएट होता है, एक एनर्जी ऐसी क्रिएट होती है जिसकी वजह से वहां की केमिस्ट्री बदल जाती है और वहां की ऊर्जाएं पॉजिटिव हो जाती है। क्या इस भूमीय ऊर्जा को और कॉस्मिक ऊर्जा को हम एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं? तो हमने अपने मंदिरों पर जिस शिखर की गणना की, जिस शिखर को बनाया, ये वही इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार हुआ कि भूमीय ऊर्जा को नीचे से खींचना इसके पिलर, और कॉस्मिक एनर्जी, इसका जो गुंबद होता है, जो पॉइंट होता है, वो उसका एंटीना का काम करता है कि भूमीय ऊर्जा उसके पिलर खींच के लाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी उसका जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। हर मंदिर के शिखर पर आप इस तरीके से देखते हो ना, ये बना हुआ होता है ना, ये उसका एंटीना होता है जो कि कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है। ये किसका बना होता है? मेटल का भी बना हो सकता है, आपने देखा होगा, ब्रास का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है ना। इसी तरीके के अपने आसपास के मंदिरों में जाइएगा और देखिएगा जरूर आसपास। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल तो हमने देख लिया कि ये इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को अगर हम बना दें तो क्या हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक 4 इंच का पिरामिड अपने से नीचे 8 फीट डाउन, 8 फीट लेफ्ट और राइट और 8 फीट अपवर्ड एनर्जी को एक्सपैंड करता है। थैंक यू सुरेंद्र जी।
यहां पर अगर आप पिरामिड की बात करें तो ये हमारी एनर्जी के प्रिंसिपल को हमने जान लिया कि कॉस्मिक एनर्जी जियोपैथिक एनर्जी के बीच में जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया शिखरों के माध्यम से पिरामिड के माध्यम से, वो एनर्जी कैप्चर करने का एक मशीन बन गया, जिसके अंदर खड़े होके मैनिफेस्टेशन करेंगे मंदिर में तो हमारी कॉस्मिकली आवाज को सुना जाएगा और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अगर भूमिय ऊर्जा को एक्सपेंड करना है तो हम पिरामिड का सहारा लेंगे। वहां पर आप किस तरीके की एनर्जी को एक्सपैंड कर रहे हो, राइट। अब अगर उसके एक मैथमेटिक कंसेप्ट की बात करें, हमने ये जाना कि सूर्य के अंदर, आप सभी जानते हैं, सूर्य के अंदर कितने रंग की रोशनी होती है? चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताओ, कितने रंग होते हैं सूर्य के अंदर? सूर्य के अंदर कितने रंग होते हैं, कोई बताएगा? 7, वेरी गुड, ओके, 7 कलर्स होते हैं, परफेक्ट। ये 7 कलर ये 7 कलर अपने आप में अलग अलग तरीके के रेशो को क्रिएट करते हैं। हर रंग का अपना एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है जो उसके अंदर पाया जाता है। विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, लेड हो गया, यूवी रेज हो गई, आपकी इंफ्रारेड रेज हो गई, अलग अलग तरीके की इनके कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने कभी बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया है क्या? जो सूर्य की रोशनी जिस तरीके से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर पड़ती है, हाँ उसको विबग्योर बोलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस विबग्योर में 7 टाइप ऑफ एनर्जी होती है। अब अगर आप देखें तो इसका संबंध जैसे मिरर होता है, मिरर सारी एनर्जी को कैप्चर करता है। अगर मैं यहां एक मिरर प्लेस कर दूं और सूर्य की रोशनी इसके ऊपर आ जाए, और मिरर हर, आपको पता है मिरर हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे काम करता है पिरामिड। अगर मैं यहाँ एक पिरामिड लगा, ये मिरर लगा दूं और मिरर के ऊपर मैं सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इस पे आ जाए, तो मिरर इस एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिफ्लेक्ट करेगा और यहां पर मैं अगर एक पेपर को लेकर खड़ी हो जाऊं, अगर अभिजीत जी एक पेपर लेकर यहां खड़े हो जाए, तो ये जो सूर्य की रोशनी मिरर पर पड़ी और मिरर से गिरने के बाद इस कागज पर आई, इस कागज के अंदर फायर क्रिएट कर देती है, आग लगा देती है, जला देती है। क्या हुआ? ये हुआ एंगल और उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि सूर्य की रोशनी जब मिरर के ऊपर पड़ी तो वहां एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्रिएट हुआ, सूर्य की रोशनी का एक एंगल क्रिएट हुआ। उस एंगल ने जब रिफ्लेक्शन किया, अपने रिफ्लेक्ट किया उस एनर्जी को, तो इतनी पावर जनरेट हुई, क्योंकि यहां एक एंगल ऑलरेडी बन गया दोनों के बीच में। उस एंगल की पावर जब यहां मिरर इस पे पेपर पर आई तो पेपर पे फायर स्टार्ट हो गई। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बनाया जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है वो जादू करती है, वो मैजिक करती है। इसीलिए वास्तु में भी घरों को बनाने के लिए अलग से सिस्टम बताया गया है कि चौकोर या स्क्वायर हाउसेस आर द बेस्ट हाउसेस, रेक्टेंगल प्लेस बना सकते हो। क्यों नहीं ऐसे जो विदिशा प्लॉट होते हैं उनको अच्छा बताया गया, क्योंकि एंगल खराब हो गया ना उनका। एंगल को क्रिएट करने के लिए आपको वैसी ही चीजों का इस्तेमाल करना होगा जो कि उस एंगल को मेंटेन कर सके, उस एनर्जी को कैप्चर कर सके। समझ पा रहे हो आप लोग? थम्स अप करके बताइए कि ये यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मतलब ऊपर से गया। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, अब जो प्रिंसिपल पर बात कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की तो हमने बात कर ली। अब यहां पर किस एंगल का पिरामिड हमारे घरों के लिए होना चाहिए और किस प्रिंसिपल पर
शिखर काम करते हैं, उस चीज को भी देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे घरों का एक्सिस डिसाइड करता है कि हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये मंदिर बनेगा कि घर बनेगा, क्योंकि वास्तु में दो एक्सिस पर घर बनाए जाते हैं, एक तो नॉर्थ टू साउथ एक्सिस और एक है ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस। ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गर हमेशा टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बताया गया और नॉर्थ टू साउथ एक्सिस हाउसेस के लिए बताया गया। ये फिक्स कर दिया गया। अगर आपका इस तरीके का घर है तो ये टेम्पल बनाने के लिए इसकी एनर्जी, लेकिन आप अगर घर गृहस्थी का काम इसमें कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उसके घर के अंदर रहने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कम होगी, अपॉर्चुनिटी कम आएगी, फाइनेंशियल गेन्स अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, घर में कोई ना कोई चीज की हेल्थ के इश्यू रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, लाइक दैट। ये सारी चीजें आपके एक्सेस पर डिसाइड हो जाता है। इसी एक्सिस की बात हम पिरामिड में करते हैं। पिरामिड में जब भी इसको बनाने की बात करेंगे तो उसका एक एंगल क्रिएट होता है। अब हमने विबग्योर की बात की, यानी कि 7 रंग की रोशनी की बात की। अगर हम पूरा यूनिवर्स 360 डिग्री के एंगल पर काम करता है, ये हम सभी जानते हैं, हमारा वास्तु भी इसी डिग्री पर काम करता है, इसी से ही शक्ति चक्र बने हैं। अब अगर सूर्य की रोशनी की बात की जाए तो सूर्य की रोशनी में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और हमारा वास्तु किस पर बेस्ड है? सूर्य की रोशनी पर। समझ रहे हैं आप? कनेक्ट कर पा रहे हो? पूरा वास्तु सूर्य की रोशनी पर बेस्ड है। यूनिवर्स सूर्य की रोशनी को इंपॉर्टेंट मानते हुए यूनिवर्स जिस एंगल पर काम करता है, जिस डिग्री पर काम करता है, 360 डिग्री, तो अगर 360 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया जाए तो 51.42 डिग्री हमें मिलती है। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि 51 से लेकर 60 डिग्री के अगर पिरामिड का एंगल हम बना ले तो वो एंगल हमारे घरों के लिए अति उत्तम रेमेडी बन जाता है, सबसे बेस्ट रेमेडी बनता है। क्योंकि हमारा घर मंदिर नहीं है ना। गृहस्थ आश्रम अलग होता है, मंदिर का जो कल्चर है वो अलग होता है। इसीलिए घरों के लिए अलग तरीके के प्लॉट की संरचना बताई गई वास्तुशास्त्र में, और इसी तरीके से पिरामिड भी घरों के इस्तेमाल के लिए अलग ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बनाए जाने लगे। अब यहां पर दूसरी बात करते हैं कि ये तो घरों के लिए हो गया, यानी कि आपका पिरामिड कितना होना चाहिए? 51 टू 60 डिग्री के अलाइनमेंट पर ही बनना चाहिए। वो आपको क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, पेपर पे बना सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घरों में। अब यहां पर टेम्पल की बात करते हैं। मंदिर किस प्रिंसिपल पर बात करते हैं? मंदिर का जो मेन प्रिंसिपल है वो है, अब देखो मंदिर में पूजा किसकी करते हैं? ईश्वर की, भगवान की। भगवान किससे बनते हैं? भ ग व आ न। भगवान की पूजा करते हैं। भ से भूमि, ग से गगन मतलब स्पेस, व से वायु मतलब एयर, आ से भूमि, गगन, एयर, फायर, और न से नीर, जल। तो ये 5 तत्व जब आपके पास हैं, उसी से ही तो भगवान बने। ये जब भगवान की संकल्पना हमने की तो भगवान क्या है? भगवान आपको जब अपनी कुंडली देखते हैं आप, नवग्रह की बात करता है। पंच तत्व का मतलब क्या है? 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र और कॉस्मिक एनर्जी, और जिनमें से
सूर्य उन्हीं नवग्रहों में से सबको रोशनी देने वाला एक एलिमेंट है, एक तत्व है, एक प्लैनेट है, ठीक है। अब यहां पर यूनिवर्स करता है 360 डिग्री पर काम, हमने अभी पढ़ा था। और 5 एलिमेंट किसको रेजोनेट करते हैं? 9 प्लैनेट्स को। लेकिन 9 प्लैनेट क्या क्रिएट करते हैं? भगवान को, ईश्वर को। तो 5 एलिमेंट मतलब अगर 360 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया जाए तो यहां पर 72 डिग्री हमें मिलती है, 72 डिग्री मिलती है। अब यहां पर यह बताया गया कि जो मंदिरों के शिखर थे वो 72 टू 80 डिग्री के अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बनाए जाएंगे तभी वहां का कॉस्मिकली और जियोपैथिक जो अलाइनमेंट क्रिएट होगा, जो यहाँ एनर्जी क्रिएट होगी, वहां से ही मैनिफेस्टेशन जबरदस्त होंगी। अगर आप अपने इंडिया के ही कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानते होंगे जहां कहते हैं कि जाते ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर। आज भी हमारे पास, हमारी क्लास में महाराष्ट्र से एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे पास आ रही है। वो बात अलग है कि विंडो ब्लैंक है, लेकिन फिर भी एनर्जी तो आ ही रही है, मैं मान सकती हूँ, है ना। मेरी एनर्जी तो आ रही है ना आप लोगों तक, उसमें तो कोई कमी नहीं। थैंक यू। अब यहाँ पर जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छे से हो रही है, वो एनर्जी जैसे सिद्धि विनायक मंदिर हो गया या तिरुपति बालाजी का मंदिर हो गया, अगर उनके शिखरों को अगर आप चेक करोगे तो उनका भी जो ओरिएंटेशन किया गया, जो उनका सिस्टम बनाया गया, 72 टू 80 डिग्री के अलाइनमेंट पर ही क्रिएट किया गया। ये बेसिक प्रिंसिपल, ये मैथमेटिक्स जब लगा दिया जाता है किसी भी एंगल को क्रिएट करने के लिए, और जब हमारे पास इस तरीके का एक यंत्र तैयार हो गया, एक टूल तैयार हो गया, जिससे हम अपने इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल तैयार हुआ जिसके अंदर भूमि की ऊर्जाएं और सूर्य कॉस्मिक एनर्जी इसके अंदर पास थ्रू हो रही है, तो यहां पर एक एनर्जी सोर्स क्रिएट होता है दोनों को मिला के। ये जो एनर्जी है ये अपने आपके लिए एक मैजिक क्रिएट करती है। और इसीलिए पिरामिड, आज मार्केट में आपने देखा होगा पिरामिड ऐसे हैं जो अंदर से सॉलिड होते हैं, लेकिन पूरे क्लास में आपने देखा क्या इजिप्शियन पिरामिड की हमने बात की, क्या वो सॉलिड पिरामिड है? नहीं है, अंदर से हॉलो है। अगर आप सॉलिड पिरामिड की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो मरकरी पिरामिड है, पारा से बना हुआ पिरामिड ही सॉलिड होता है, वो उसी तरीके से काम करता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी मेटल का पिरामिड होगा वो आपको होलो ही लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसका, हमने ये मशीन बनाई क्यों है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। सिंपल सी बात है। एनर्जी स्टोर होगी कहां? जब बीच में स्पेस होगा, जगह होगी। अगर जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, तो क्या ये पिरामिड काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस एनर्जी को निकलने के लिए जगह तो चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए स्पेस तो चाहिए। और जब वो मिरेकल करती है वो एनर्जी, तो वहां की ऊर्जाओं को 8 मतलब अगर 4 इंच का पिरामिड लिया तो 8 फीट डाउन, जैसे आप एक हैंड पंप को लगाते हो भूमि के नीचे, कितना गहराई तक के पानी को खींचकर जब वो अपवर्ड लेकर आता है, तो मशीन तो हमारी यहीं लगी है ना, हैंड पंप तो यहां लगा है, हमारा हैंड पंप यहां लगा है, राइट। ये हमारा हैंड पंप लगा है, लेकिन हमारा पाइप तो इधर है ना, इतना डाउन। जैसे ही इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, हैंड पंप को अप एंड डाउन करते हैं, तो क्या होता है? पंप का फ्रिक्शन होता है और पानी को अपवर्ड खींच के लाता है, वही तो मशीन है। इसी तरीके से पिरामिड भी भूमिय ऊर्जाओं को, 4 इंच का पिरामिड आपको 8 फीट गहराई तक की ऊर्जाओं को, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, उनको कैप्चर करके अपवर्ड निकालता है और आपकी सतह पर, आपके सरफेस पर लाकर उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है,
इसका वास्तु से सीधा संबंध होता है। अगर आप वास्तु में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे वास्तुविद बनना चाहते हैं, या आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और बेहतर टिकाऊ मशीन आपके पास कोई हो नहीं सकती। जैसे कि हैंड पंप होता है, वैसा ही ये आपके लिए एनर्जीज को कैप्चर करता है। बहुत सारे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यंत्र हम तैयार करने वाले हैं, इसकी अहमियत कितनी है वास्तु में। इसी संरचना को ध्यान में रखते हुए कोणार्क का सूर्य टेम्पल इसकी एनर्जी को, जो कि सूर्य का ही टेम्पल है, ये भुवनेश्वर में है, अगर कभी जाने का मौका मिले तो होकर आइएगा। ये एंशिएंट जो आर्किटेक्चर हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर रहे, जिनमें शिखर के बारे में बताया गया, और उसी से ही सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रखते ही जो जो संकल्पनाएं तैयार हुई, जो जो स्टेप्स तैयार किए गए, उनके माध्यम से पिरामिड का ओरिजिन हो चुका था। और जहां पर शिखर बन जाता है, वहां पर रोशनी को कैप्चर करने का एंटीना बन जाता है, और 9 प्लैनेट की एनर्जी वहां पर आती है, 27 नक्षत्र की एनर्जी आती है, और नीचे से ग्राउंड लेवल पर जितना इसको ब्रॉडनेस दी जाती है, भूमिय ऊर्जा वहां पर अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसकी गुणवत्ता को एक्सपैंड करती है, उसकी प्रेजेंस को एनहेंस करती है, और वहां की एनर्जी को पॉजिटिव करती है। मंदिर में जाते ही कैसा भाव आता है ना, हम कितने पॉजिटिव फील करते हैं, उसमें भी आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर हेल्प करता है। आसपास के जितने भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं, किसी भी टेम्पल को देखो, किसी गुरुद्वारे को देखो, मस्जिद को देखो, सभी इसी एंगल पर बनाए हुए हैं। अब अगर मैंने जो आपको बताया था, इस तरीके के प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब इसकी रोशनी ग्लास पर पड़ती है या आपके पिरामिड पर पड़ती है, तो एक विबग्योर तैयार होता है, जिसकी वजह से वहां की ऊर्जाएं एक्सपैंड हो जाती हैं, और जिस एंगल पर सूर्य की रोशनी उस पिरामिड पर पड़ रही है, वहां पर एक मैजिक क्रिएट होता है, जिससे कि ऊर्जाएं शिफ्ट होती हैं, चैनलाइज होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। अब सूर्य की जो 7 रोशनी है, उनका अपना अपना एक मीनिंग भी होता है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ रही है क्लास? समझ में आ रही, कनेक्ट हो रही है सभी को? ओके। अब यहां पर जो सूर्य की रोशनी है, वो आपको हैप्पीनेस देती है, ऑनर देती है, आपका नेम फेम ब्रांडिंग क्रिएट करती है, आपके लिए वेल्थ को अट्रैक्ट करती है, आपके बिहेवियर में, आपके रिलेशनशिप में प्यार प्रेम को प्रगाढ़ करती है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है, और एक व्यक्ति को लॉन्ग लाइफ देती है। अगर सूर्य ना हो तो शायद रोशनी हमारे जीवन में हर चीज के क्षेत्र में कमी कर देती है और हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और अगर वास्तु की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत सारे लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिकली अपने घरों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद हम अवेयर नहीं है उस चीज को लेकर। अगर आपके घरों में मटका रखा है पानी का, या पुराने समय में सुराही इस्तेमाल करते थे इस तरीके से, तो वो क्या है? वो भी एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ही तैयार किया जाता है। आपने देखा इसका जो एरिया है, ये क्षेत्रफल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से पानी इसके अंदर अगर डाला जाए, 24 आवर्स इसमें रहा, तो नेक्स्ट डे वो पानी एनर्जाइज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, और हमारे लिए पिरामिड का ही काम करता है। तो अगर आप अपने घरों में मटका रखना पसंद नहीं करते, फ्रिज का पानी पी रहे हो, तो बहुत दोष होंगे। मटका रखना, उसके अंदर का ही पानी आप यूज करें तो बेहतर है। हम हमारे किचन में देखें तो जो जग बनते थे या लोटा बनता था, उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से तैयार किया जाता था। जो घी रखने के लिए या कमंडल जो होता था, कमंडल जो साधु महात्माओं के हाथ में होता था, तो उस जल से, जल के छींटे से देखो किसी को भी श्राप दे सकते थे, वो भस्म कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है यहाँ पर, जिस एंगल पर बना हुआ है और जिस
तरीके से ये अंदर यहाँ पर कितने एरिया को रेजोनेट करता है, या कितने देर तक उस पानी के उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो जल है, तो वहां एक मैजिक क्रिएट होता है एनर्जी का, और उसकी वजह से आपको वो जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसीलिए अगर ग्लास को देखो तो नीचे से नैरो होता है ग्लास, ऊपर से ब्रॉड होता है। तो हो गया ना इसका ऑपोजिट एकदम। अब मटका हो गया, ये हो गया, ये नीचे से ब्रॉड होते हैं, ऊपर आते आते नैरो होते हैं। क्या एक पिरामिड लाइक एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर होने की वजह से जो उसके अंदर कुछ भी आप डालोगे वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपके बिहेवियर को, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा। अगर इसका ऑपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। ऐसे ही कोई भी एक पिरामिड अगर आपके घर में कोई भी वेजिटेबल रखी है, फ्रूट रखा है, उसके ऊपर अगर आप रख देते हैं तो जो उसकी लाइफ 2 दिन में खराब होने की है वो 10 डेज तक फ्रूट बना रहता है, एज इट इज, विदाउट एनी फ्रिज और स्टोरेज। इतनी पावर है इसकी एनर्जी में। जो घी डालते हो आप किचन में, उसका भी सेम प्रिंसिपल है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं जो अपने पूजा रूम में, मंदिर में जोत जगाते हैं, उस जोत का जो बनना है वो भी इसी एंगल पर क्रिएट होता है। सी दिस। हो गया। नीचे आपका जो बेल होती है, मंदिर में लगने वाली घंटी, मंदिर की जो घंटी होती है वो भी ऐसी है ना। मंदिर की जब घंटी होती है वो भी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पर ही काम करती है। जैसे ही ये बेल बजती है तो एक ध्वनि क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ये वाइब्रेशन से व्यक्ति उसके नीचे जो खड़ा हुआ है उसकी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती है। तो हमारा जो वैदिक साइंस है, वैदिक वास्तु है, वो बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसकी वजह से अच्छे और 100% रिजल्ट आपके पास आते ही आते हैं। ठीक है। अपने घर के इंस्ट्रूमेंट को, ऑब्जेक्ट्स को जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इस चीज पर काम करते हैं। क्या पिरामिड हर एक डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है? 100% यूज किया जा सकता है। हर दिशा की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए हम वैदिक वास्तु में पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपका दिशा प्लॉट हो या विदिशा प्लॉट हो, चाहे दिशा प्लॉट हो या विदिशा प्लॉट हो, इसी के अंदर अगर इस तरीके का प्लॉट आपका बना हुआ है, तो इन दोनों तरीके के इरेगुलर और रेगुलर प्लॉट में हर जगह पर 16 जोन के अंदर, 10 दिशाओं के अंदर हम पिरामिड का इस्तेमाल करके किस विधि और किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर काम करना है, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख के, जैसे वैदिक वास्तु में हमने कितनी ही विधियां ग्राउंड लेवल पर की और किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर इसको रखा जाता है, सारी मास्टरी उसी पर आ जाती है। अगर एक वास्तुविद है, ऑक्कल्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप पिरामिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अभी आपकी विधियां अधूरी हैं। आपको जरूर सीखना चाहिए और अपने काम के अंदर एक एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट को, एक मशीन को भी आप शामिल करके अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर दिशा के दोष को दूर करना पिरामिड का बहुत ही छोटा सा टास्क हो जाता है। अब यहां पर देखें तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है। अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले आप में से मुझे ये बताइए, कोर्स के अंदर कौन कौन जानना चाहता है कि क्या ये एंगल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हम अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। सभी जानना चाहते हैं क्या? यस और नो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, डे 1 का जो कंसेप्ट रहेगा, 4 to 5 डेज में आप बड़े अच्छे तरीके से किस किस तरीके के
दोषों को दूर करने का काम इसमें कर सकते हैं। डे 1 पर हम पिरामिड की हिस्ट्री समझेंगे, कैसे ओरिजिन क्या इन डिटेल। आज तो थोड़ा सा मैंने सिर्फ रोशनी डाली कुछ कुछ पॉइंट्स पर इन डिटेल सीखेंगे पिरामिड की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी हमारे जीवन में या वास्तु में, उसके बारे में। ओरिजिन ऑफ पिरामिड सीखेंगे, पिरामिड के इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे कहाँ कहाँ पर, हर स्टेट में, आप इंडिया में देखो, आपके आसपास के एरिया में देखो या फॉरेन में देखो, आपको कितने ही एग्जाम्पल मिलेंगे पिरामिड के। स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड कैसे तैयार किया जाता है, उसका कैसा एक्सिस होता है, किस एक्सिस पर वो काम करता है, क्या मेटल्स और मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग हम उसी से करेंगे। उसके बाद डे 2 पर हमारी रेमेडीज शुरू हो जाती हैं। किचन की कितने ही वास्तु दोषों को दूर करने के लिए आप पिरामिड वास्तु का सहारा लेकर किचन को बेहतर बना सकते हो। चाहे आपकी किचन नेगेटिव जोन में हो, उसकी ऊर्जाएं अच्छी ना हो, तो उनको भी आप बेहतर बना सकते हो। आपकी स्टेयर्स कहाँ बनी हुई हैं, क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं, ब्रह्म स्थान पर हैं, कहाँ है, अगर उनका दोष है तो पिरामिड से कैसे आप उसको दूर कर सकते हो। देखिए, बहुत सारी विधियों पर काम होता है वास्तु में, मिनरल्स के माध्यम से भी, पिरामिड के माध्यम से भी, रत्नों के माध्यम से भी, और सिंबल्स के माध्यम से भी, मंत्रों के माध्यम से। तो उन्हीं में से एक साइंस पिरामिड साइंस है, जिसके माध्यम से आप हर एक जोन में जाकर हर एक दोष को दूर कर सकते हो। बेडरूम अगर कहीं नेगेटिव बन गया है तो उसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए पिरामिड बहुत हेल्प करता है। मेन डोर अगर किसी गलत पद पर बन गया तो उसको चेंज करने के लिए, वहां की एनर्जी को चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए आपको पिरामिड जरूरी है। स्टडी टेबल पर बच्चों के फोकस को इंक्रीज करने के लिए पिरामिड लगा सकते हैं। कट और एक्सटेंशन में रेमेडीज के लिए आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तकनीक है। कंस्ट्रक्शन करना है, जब भी आपको फाउंडेशन तैयार करनी किसी नए प्लॉट की, तो उसके बेस ग्राउंड रूट लेवल पर अगर पिरामिड आप डाल देते हैं, चाहे उसका ब्रह्म स्थान हो, चाहे और कोई रेमेडी आप परफॉर्म कर रहे हो, शिलान्यास हो, बहुत सारी ऐसे वैदिक वास्तु में विधियां हैं जिनके अंदर आप भूमिय ऊर्जाओं को चेंज करने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को बदलने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए इस साइंस का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस के अंदर आप अगर ग्रोथ पाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपकी मशीनें बंद हो रही हैं, कोई ना कोई लेबर प्रॉब्लम कर रहा है, कोई ना कोई और वास्तु दोष आपके भूमिय ऊर्जाओं से संबंधित है, वहां पर भी आप पिरामिड का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को बहुत शानदार रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर इरेगुलर प्लॉट है, विदिशा प्लॉट है, तो पिरामिड ही एक वहां पर एकमात्र सॉल्यूशन बचता है, जिससे एक आप ग्रिड तैयार करते हो, जिसके माध्यम से आप उसके एनर्जी को एक्सपैंड करके एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट की संख्या दे सकते हो। तो ये बखूबी सीखेंगे। उसके अलावा डे 3 और 4 पर क्या सीखेंगे, मैक्सिमम 4 डेज की लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा टीचिंग आपको बिल्कुल रूट लेवल से जोड़ना है, तो वहां से शुरू कर दें तो एक दिन बढ़ भी सकता है, कोई बात नहीं, हम एक दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब भी पिरामिड आपकी हेल्थ की बात करता है तो शानदार रिजल्ट देता है। हेल्थ के सेक्टर में अगर पिरामिड को यूज कर लिया जाए तो किसी भी बीमारी के लिए ये जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे पिरामिड जल बनाया जाता है, कैसे मेडिसिन पे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपके खाने पे या उस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, आप सोच के अमेज्ड होंगे कि कैसे एक छोटा सा पिरामिड किसी की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने की पावर रखता है। छोटी मोटी साइंस नहीं है, लेकिन छोटा लागत और बड़ा सॉल्यूशन देता है, इतना जरूर है। ये हर किसी सर्वसाधारण की अप्रोच के अंदर आता है। कोई भी बीमारी हो घर के अंदर, व्यक्ति की इम्यून सिस्टम पर काम करता है। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी ही बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी बीमारियां क्योर हो सकती हैं। जब कैंसर को क्योर करके
व्यक्ति को, अभी मैंने रिसेंटली ही, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, मेरे एक यहाँ पर ही जहाँ पर मैं अभी हूँ, तो हमारे ग्रुप में ही एक पर्सन को इंटेस्टाइन का कैंसर है उनको, और उनकी सर्जरी हो चुकी है, कीमोथेरेपी हो चुकी है, काफी कुछ है। तो उनका बेटा भी मेरे बेटे के साथ ही काम कर, मतलब प्रैक्टिस करता है। तो उनको मैंने ये काम करने के लिए दिया, और ऑब्वियसली मैं एक विधि बताती हूँ जिसके अंदर आपको भी दिया जाएगा क्लास के अंदर। किसी को भी अगर कैंसर है तो वो एक थेरेपी है, अगर आप देना चाहें तो किसी को भी आप उसको जरूर दीजिएगा। तो वो एक सिस्टम मैंने करवाया, और मैंने पिरामिड का इस्तेमाल उनको करने के लिए बोला, और उन्होंने सामने से आके मुझे बोला कि मैंने कितनी ही मेडिसिन ली है, लेकिन 3 से 4 बार अगर मैंने ये प्रोसेस किया तो मुझे इतना एनर्जी अपनी बॉडी में फील हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं क्योर हो रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैंसर के ऊपर अगर ये अपना इलाज कर सकता है तो बाकी बीमारियां तो हम क्योर कर ही सकते हैं। आपको मेंटल स्ट्रेस है या कोई भी और तकलीफ है तो डेफिनेटली पिरामिड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं, कितनी ही डिजीज को, मेंटल इश्यूज जितने भी हैं आजकल, देखिए कितना हाईटेक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर किसी को भागदौड़ की जिंदगी के अंदर ही रहना है, क्योंकि ये हमारी अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहना है, सरवाइव करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब दिनचर्या नहीं बदल सकते बट अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, जिसके लिए पिरामिड का जो वाटर होता है वो बहुत हेल्प करता है। पिरामिड अपने आप में ही एक ऐसी साइंस, एक मेरिकल तैयार करता है जिसके अंदर मेडिसिन की शायद जरूरत ही ना पड़े, आपको ही इतने अच्छे तरीके से वो मजबूती दे देता है। तो दीज काइंड ऑफ थेरेपी, दीज काइंड ऑफ प्रोसेस अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, अपनी रेमेडीज में शामिल कर दें, तो यकीन मानिए आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो ये आपके पास एक मास्टर टूल बनकर हमेशा अवेलेबल रहता है। इसीलिए हर एक वास्तुविद ही नहीं, किसी भी मोडेलिटी से आप संबंध रखते हैं, बीमारियां तो किसी भी, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऊर्जाएं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। तो अगर आप अपने आप को क्योर करना चाहते हो, अपनी एनर्जी को अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए कैसे डिटेल्ड नॉलेज में आप इन बेनिफिट्स को लेंगे उसके बारे में बात करी जाएगी। कैसे आप पिरामिड तैयार करते हैं, बने बनाए भी आते हैं, कितने मेटल्स के होते हैं, कितने कलर का होता है, अलग अलग बीमारी के लिए क्या कलर इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके के मेटल का इस्तेमाल करके यूज करेंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी मेटल डिसाइड करेंगे और वास्तु के अंदर उनका उपयोग करेंगे। स्पेशली रेजिडेंशियल वास्तु में हम जितनी भी रेमेडी ज्यादातर करते हैं उनमें वास्तु में पिरामिड का इस्तेमाल हर जगह पर होगा। जैसे हम स्वास्तिक का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर को एनहेंस करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम अगर अनाज की ग्रोथ में पेस्टिसाइड्स ज्यादा डालेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां भी उतनी आएंगी। क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके, क्यों ना हम पिरामिड का इस्तेमाल करके अपने बीजों का, जो भी सीड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके, उनको अच्छी एनर्जी देके, बिना प्रिजर्वेटिव्स के अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दें, तो क्या हमारे लिए अच्छी कृषि हो सकती है, अच्छी फसल आ सकती है, अच्छे खाना हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो आज होने लगा, पुराने समय में तो इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। वो अपने बीजों की बोरियां रखने के लिए ही इस तरीके के शेल्टर बना देते थे, और अपने जो भी संग्रह करते थे इस तरीके की, इनके अंदर शेल्टर में ही रख दिया जाता था। अब इससे क्या होता था, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पर, ये पिरामिड लाइक एंगल क्रिएट हुआ। इसके अंदर जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आएगी इसके ऊपर जियोपैथिक एनर्जी और दोनों क्रिएट होंगी, तो ये इसको प्रोटेक्टेड शील्ड का काम करती है। यहाँ पर जर्म्स से प्रोटेक्शन होती है, बाहरी एनवायरनमेंट इसको खराब नहीं करता, और आपका अनाज ज्यादा दिनों तक चलता था। पहले फ्रिज तो हुआ नहीं करते थे, तो इसी तरीके से ये लोग अपने लिए
प्रिजर्वेशन का काम किया करते थे, जो कि किसान लोगों को ये टेक्निक बहुत पहले से पता है। अब इसके बेनिफिट्स और टिप्स, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी क्लास के अंदर कि इसके प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, प्रिकॉशंस भी देखे हैं इसके लिए कि क्या क्या इसको रखने के लिए तैयारी की जाती है, कैसे इसको रखना है, किस एंगल पर रखना है कि अपना 100% ये काम करेगा। उसके अलावा आपको पिरामिड से अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, कोई भी आपकी विश है उसके लिए भी ये टेक्निक बताई जाती है कि अगर कोई भी मंदिर में जाकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बोल रहे हो, उसमें मे बी यू विल गेट सम मोर टाइम, लेकिन अगर आप पिरामिड की सहायता से किस डायरेक्शन में रखकर पिरामिड का इस्तेमाल करके अपनी मैनिफेस्टेशन करते हो, किस तरीके से करनी है, वो प्रोसेस पूरा बताया जाता है, जिससे वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी टाइम में पूरी हो जाती है। उसके अलावा 5 एलिमेंट बैलेंसिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है अपने घर के लिए, अपने वास्तु के लिए, वर्किंग प्लेस के लिए, शॉप के लिए, ऑफिस के लिए, और बहुत सारे बिजनेस को बूस्ट करने की भी एनर्जी आपको बताई जाएगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, जिससे कि आपकी लाइफ एक्सपैंड करेगी, आपके घर की एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी और आप एक बेहतर जीवन जी सकते हो। अब उसके लिए लाइव आपको क्लासेस रहेंगी, 5 दिन का लाइव कोर्स है ये, कोई ब्रेक नहीं है, डेली इसी टाइम 12 बजे का ही स्लॉट रहेगा। लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, ऐप एक्सेस रहेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा मेरा आपके पास रहने वाला है। इसकी फीस की अगर बात करी जाए, सर अगर आप क्लास में हैं तो आप बात कर सकते हैं क्या प्लीज? सर ओके, सर शायद नहीं है। चलिए, आप सभी की डिमांड के रहते हुए, चलते हुए, कुछ बच्चों के अभी, क्योंकि जो रेजिडेंशियल के स्टूडेंट थे मैंने उनको तो बोला ही है कि आपके लिए, सबके लिए, वास्तु के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, ये करना होगा आपको, क्योंकि इसके बिना आपकी टेक्निक्स अभी भी अधूरी है अगर इस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। वैसे तो इसकी ओरिजिनल फीस 3500 है, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हम आज भी फिर से आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं। स्पेशल ऑफर हमने बंद नहीं किया जब तक कल क्लास शुरू नहीं होती, मतलब 13 तक। अगर आप 1770 में इसको अवेल करते हो, क्लास स्टार्ट होने से पहले, आज तक का टाइम आपके पास है। अगर जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो अगर आज एनरोल करना चाहते हैं तो 1770 आपको सिर्फ 1770 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है। सोच सकते होंगे इसको कि कितना कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है और कितनी ऑथेंटिक नॉलेज है, क्योंकि हम प्लास्टिक के पिरामिड पर काम नहीं करते हैं, हम ओरिजिनल चीजों पर काम करते हैं। और अगर आप इसको अवेल करते हैं तो ये नंबर पर आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। 100% आपको वास्तु के बेस से जोड़ा जाएगा। पहले दिन आपको वास्तु के बारे में सिखाया जाएगा, 16 जोन के बारे में जरूर मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि आप अपने घर का तो वास्तु करेंगे ना। अगर आप मतलब वास्तुविद नहीं बनना चाहते, बट हर कोई अपने घर का एनर्जी तो बैलेंस कर सकता है, तो बिल्कुल आपको वास्तु के ज्ञान से जरूर जोड़ूंगी, जो वास्तु के क्षेत्र में है या नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर की 16 जोन के अंदर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने स्टडी में, अपने ब्रह्मस्थल पर, स्टेयर्स में, कहीं पर भी, रूफ में, इवन छत पे भी, किस तरीके से एनर्जीज को आप बैलेंस कर सकते हो, 100% आपको कनेक्ट किया जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इस साइंस को अच्छे से सीख सकता है। बस आपकी विल पावर चाहिए और छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। अगर आप आज इसको अवेल करते हैं तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए एक बार, बाद में आप कनेक्शन आप अपना ऑफिस में कर लीजिएगा और अपना स्क्रीनशॉट इस नंबर पर 7042815531 पर जरूर शेयर करना है। ये बैंक डिटेल है, आप इस पर भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं।
जीपे से, फोन पे से, पेटीएम से। हाँ, हमारे पास अवेलेबल है, आपकी डिमांड पे आपको सुविधा दे दी जाएगी, बिल्कुल। जितने इंच का चाहिए, जैसा चाहिए, हर चीज ओकलशाला में अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे। स्टूडेंट के प्राइस हमारे डिस्काउंटेड होते हैं, सो यू डोंट वरी। 13 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज 10 हो गई, 3 दिन के बाद ये क्लास शुरू हो जाएगी, रेगुलर रहेगी। यानी कि 13, 14, 15, 16 और मे बी 17 तक, मतलब कोशिश करेंगे 4 to 5 डेज में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। सेम टाइम, सेम चैनल पे, सेम मेंटर के साथ, यानी कि मेरे साथ हम रोज जुड़ेंगे। 5 दिन में आपको वास्तु की ऐसी रेमेडीज मिलने वाली हैं जो आपको एक अच्छा वास्तुविद बनाकर आपको मास्टरी देने वाला है। तो सभी एक बार, हाउ मेनी आवर्स, 1.5 to 2 आवर्स, मेरे पास टाइम लिमिटेशन की कोई नहीं है, कम से कम 2 घंटे की मेरी क्लास जाती ही जाती है। आपके क्वेरीज जब तक खत्म नहीं होते मैं क्लास नहीं छोड़ती, सो नो बाउंडेशन एट ऑल। कभी भी जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए भी सुविधा है कि अगर आपको टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, तो आप मुझसे अपने कन्वीनियंट टाइम पे ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मुझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई वो बहुत ज्यादा गैप नहीं है मेंटर और स्टूडेंट में, हम एक फैमिली है। फैमिली में किसी के कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मेरा टाइम शाम को 5 से 6 बजे अपने स्टूडेंट के लिए रहता है। कोई भी क्वेरी है आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद मेरे रेजिडेंशियल कोर्स में या एडवांस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। सैटरडे संडे से उसका भी मेरा कोर्स अभी शुरू हो रहा है। एवरी सैटरडे संडे 7 बजे वैदिक वास्तु, जो कि ऑथेंटिक वास्तु है, जो सिर्फ ऊपरी तौर पर काम करना नहीं सिखाता, आपको रियल वास्तु से, शास्त्रों के ज्ञान से जोड़ता है, आपको उन विधियों के साथ जोड़ता है जो हमारे शास्त्रार्थ, जो हमारे गुरुओं ने आज तक करते हैं, जिस संज्ञा पर घर बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज दे सकते हैं, औकलशाला से बात कर सकते हैं और अपने लिए एक नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे, 2 मिनट में आपको उसको जरूर बताऊंगी, और आज आपको एक रेमेडी भी देकर जाऊंगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी थोड़ा सा वोकल कोड को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तब तक। आई होप। जी मधु, जी मधु जी, डॉक्टर मधु, यस। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाय मैम, हाउ आर यू? नॉट वेल मैम, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए आई एम हैविंग गॉल ब्लैडर स्टोन, सो दैट is creating problem nowadays. That's why I was busy in examination, sonography, etc. सोचा था आपका मैं वही कोर्स ज्वाइन करूं, पर अभी मेरी हेल्थ नहीं सपोर्ट कर रही है। तो उसके लिए तो पिरामिड आपके लिए मास्टर रेमेडी बनने वाला है मैम, मास्टर रेमेडी है मैडम। हाथ इसीलिए उठाया कि क्या मेटेलिक ही होना जरूरी होता है क्या पिरामिड? 100%, क्योंकि मेटल के अंदर जो उसका मिनरल सोर्स है, नहीं यही तो है, गुड कोई कंडक्टर एडवांस होती है ना? क्लास नहीं है, यही पिरामिड की यही क्लास है। मेटल अपने आप में देखो, पुराने आप किसी भी उसको देखो, अगर आप उसके साइंटिफिकली देखा जाए तो जो मेटल होते हैं, हम जो गहने पहनते हैं, मोती पहनते हैं, सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, आप कॉपर का इस्तेमाल करते हो, कॉपर के ग्लास, कॉपर की बॉटल, है ना, हम पायल पहनते हैं चांदी का। हर एक चीज का अपना मतलब होता है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक टोटली जो एक बायो प्रोडक्ट है, नेगेटिव है, उसके अंदर सिर्फ बीमारियां ही अट्रैक्ट करते हैं और कुछ नहीं। ओरिजिनल मेटल पर काम करते हैं, कोई प्लास्टिक के पिरामिड हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं। मैं प्लास्टिक वाली बात नहीं पूछ रही आपके, इसमें मैंने अभी देख रहे पूरा आज तो आपकी क्लास करी है मैंने, तो जी इसमें कलर पिरामिड्स आपने एक जगह हाँ डिस्क्राइब हाँ, किया था, तो कलर्ड भी कैसे बनाते हैं? मेटल तो कलर्ड कलर्ड सारी पेपर से होती है। बनेंगे,
नहीं, उसका हमें सिर्फ कलर का एसेस चाहिए, जैसे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं अपने घरों में, 5 एलिमेंट को जी, बैलेंस करने के लिए कलर थेरेपी करते हैं, तो वो कलर काइंड ऑफ थेरेपी कलर होती है। थेरेपी, उसके लिए आप सिंपल उस कलर का एसेंस लेंगे, वी कैन यूज दैट पेपर ओनली, पेपर का भी ओके, ले दैट सकते विल हैं। वर्क। हाँ, 100% काम करते हैं, ओके, क्योंकि ओके। एंगल हमने जो बनाया है, मास्टरी उसी की है। दैट एंगल इज इम्पोर्टेंट, या। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। एक 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 क्वेश्चन और सुनते सुनते आया कि अगर किसी का, जैसे बहुत इन दिनों सुनती हूँ, लोग बहुत प्रॉब्लम बताते हैं क्लासेस वगैरह में। अभी मैं रत्नवाला भी कर रही, तो वहाँ भी वास्तु से संबंधित थे वो। तो लोग, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किचन है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, तो उसमें हमारा तो जी। कोई चॉइस होता नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सब गाना गाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसी जोन जो निगेटिव है, और वहाँ ये है, तो क्या वो निगेटिविटी को मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई नहीं कर देगा पिरामिड? नहीं, उसको पता अगर ही वहां नहीं है पिरामिड नेगेटिव से एनर्जी हम क्या होता रेमेडी है, करें। उसको जहां लगा दिया वो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करे, क्योंकि कैप्चरिंग थिंग्स, नो, क्रिएट कर। कैप्चरिंग एनर्जीज ओनली। ओके, इसको सिर्फ ओके। वहां से, क्योंकि मेटल हमने क्यों किया, अगर प्लास्टिक करते तो नेगेटिविटी को भी अब्सॉर्ब कर लेता ना, जो भी है उसका जी, जो जी, मेटल है। अब देखिए, जी। अब मैं हूं, मेरा एक आप हो, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपका एक ऑरा है, आप किन लोगों, किस चीज को अट्रैक्ट करोगे, आपका जी, एक एक डिग्निटी है, एक प्रिंसिपल है, एक दायरा है। मैं, मेरे लिए सिर्फ इसी चीज को अफोर्ड करूंगी, बाकी कोई क्रॉस नहीं कर सकता, लाइक दैट। अगर मैं मेटल की चीजों को इस्तेमाल कर रही हूं और वो मेटल अपने आप में ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्या कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनको क्रॉस करके आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो नॉट उनकी पॉसिबल। एक लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन क्रॉस ही नहीं करेगा तो नेगेटिव एनर्जी वहां सरवाइव ही नहीं कर सकती। हम अपने जी, वास्तु दोष को जी। दूर करने के लिए मेटल स्ट्रिप डालते हैं, उसके पीछे भी तो यही लॉजिक है। मेटल का अपना एक सिस्टम होता है, भूमि से निकला है और भूमि में ही जाकर वो एक्सपैंड करता है एनर्जीज को। लेकिन अगर ब्लॉक करना है किसी चीज को, तो ब्लॉकिंग वाले एलिमेंट को डालना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसलिए बोला था कि रेजिडेंशियल में हम लोग जिन विधियों पर काम करते हैं, तभी मैंने कहा मैं प्लास्टिक टेप बिल्कुल यूज नहीं करती, क्योंकि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं यार, अच्छी चीजें डालो, सोना डालो, चांदी डालो, मेटल डालो, ब्रास डालो, कॉपर डालो, कहीं पर भी डालो। बहुत समय। कॉपर एक जी। ऐसा एलिमेंट है जो भूमि में किसी भी जोन में डाला जा सकता है, लेकिन हमारा डीएनए क्या चेंज हो गया, अरे इधर तो कॉपर डालोगे तो ये हो जाएगा। भूमि मंगल की है, मेटल मंगल का है, क्या बात कर रहे मंगल हैं का। मैम? लॉजिकली करिए, इसीलिए ऑथेंटिक साइंस, जो वैदिक विधियां हैं वो बड़े ही बेस पर काम करती हैं, बेसलेस चीजों को नहीं एक्सेप्ट करती। मैडम, मैडम, जी, nowadays mentors, most of the mentors are responsible for that misguiding. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल मानती हूं मैं, मुझे बहुत 100%। खराब लगता है। मैं तो इंडियन उसको सबसे ऑथेंटिक, और मैडम ओल्डेस्ट है। लोग हंड्रेड वहां परसेंट जाते हैं गीजा के पिरामिड देखने। हमारे यहाँ के तो छोटा सा छोटा मंदिर पिरामिड के उस पे बना हुआ है। लोग समझते नहीं है उस साइंस नहीं को। समझते, बट हम, मुझे समझाने के बहुत लिए गर्व है कि मुझे मैं आप जैसे लोगों इंडियन की हूँ। जरूरत है। हाँ, जो बात कर सके, अपने इस ज्ञान को आगे एक्सपेंड कर सके। मैं तो हर क्लास में बोलती हूँ कि एक रुचि से काम नहीं चलेगा, मुझे हजारों अपने लिए जैसे बनाने पड़ेंगे, तब जाके वर्ड वर्बली अगर सुनाओगे, बातों को काटोगे, किसी के सामने सुने सुनाए ज्ञान को कैसे नहीं एक्सेप्ट मैडम, करोगे? अभी उस पे मुश्किल तो है। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि बी इंडियन, वी आर जी, वेरी रिच। ये तो कहीं मैडम सभ्यता ही नहीं थी, ये तो जी, जंगल जी। में रहने वाले वो थे। और अब वो हाँ हम जी, हाँ, पे रूल कर रहे हैं। तो हमारी कमी है ना मैडम, हमको अपने ज्ञान, 100%। उसका हिस्ट्री का, एंशियन नॉलेज का वो ही नहीं पता है ना, इम्पोर्टेंस पता नहीं है, वो दुख होता है। और मैं तो अपनी क्लासेस में भी मैडम हमेशा बच्चों को, मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। देखिए नेक्स्ट क्लास कर पाऊंगी, अभी तो नहीं, मेरी हेल्थ थोड़ी कम वो कर रही ओके, है ना। ओके, मैं आपको ओके। बहुत, आपकी प्रिंसिपल पे मैं फिदा हुई, क्योंकि वो मेरा भी प्रिंसिपल है कि बी जी, जी, इंडियन, जी, जी। ऑलवेज बी इंडियन। ऑलवेज, थैंक यू सो ऑलवेज, ऑलवेज।
थैंक यू मैम। जी, ओप्पो रेनो जी से बोल रहे हैं, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, इफ पॉसिबल कैमरा ऑन कर सकते हैं, थैंक यू। ओके, कैसे यूज ऑन करना है मुझे पता नहीं है, कि मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ मैम। अभी जी आपका बोलिए। क्लास बहुत अच्छा है मैम, पिरामिड से वास्तु कर ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कुंडली से, अपनी कुंडली से वास्तु बनाना, एस्ट्रो कुंडली से, और कई बोलते हैं कि रत्नोदय, रत्न से भी वास्तु कर सकते हैं। हम्म न्यूमरोलॉजी न्यूमरो वास्तु बोलते हैं, कोई हम्म लाल किताब बोलते हैं। हम्म आप पिरामिड से समझा रहे, किससे करना अच्छा है मैम? ये देखो, सब सीख लिए किसी से? पिरामिड, हाँ जी जी, मैं बोलूं अभी? हाँ जी बोलिए मैम। हाँ, सबसे पहले तो ये जो हम कर रहे हैं, पिरामिड है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु है, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे करना है, डॉक्टर बनना है मुझे, है ना, आपको वास्तुविद बनना है, तो क्या सिर्फ मैं अगर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ या टेंथ तक की पढ़ाई कर लूं तो क्या मैं एक डॉक्टर बन पाऊंगी? नहीं बन पाऊंगी ना। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप वास्तुविद बनना चाहते तो उसका एक सिस्टम है। ये जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पिरामिड है, ये सभी हेल्पिंग टूल्स हैं। वास्तु कभी भी नहीं कहता, और वैदिक वास्तु ही एकमात्र वास्तु है। मैं पिरामिड से पूरा वास्तु आपको नहीं करवा रही हूं, ये मत समझिएगा कि वैदिक वास्तु जो है अपने आप में ही एक वास्ट सब्जेक्ट है, जो अपने प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसको किसी एस्ट्रोलॉजिकली चीजों की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली आपकी कुंडली जैसी है वैसा ही तो आपको वास्तु मिलेगा। जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर है, उसने आपकी जो डीओबी बनाकर भेजी है, उसी के अनुसार आप किसी कुल में पैदा होंगे, किसी संस्कार में पैदा होंगे, किसी माता पिता को चुनेंगे, किसी सोसाइटी में। यही तो प्रारब्ध है ना हमारे। उसमें तो ना आप काम कर सकते हैं, ना कोई वास्तु काम कर सकता। वास्तु काम करता है जब आप इस दुनिया में आ जाते हो और भूमि पे पहला कदम रखते हो। जिस घर में आप पहला कदम रखते हो, वास्तु वहां से शुरू होता है। एस्ट्रोलॉजी आपकी कॉस्मिकली एनर्जी पर काम करती है, लेकिन वास्तु आपके जियोलॉजिकली एनर्जी पर काम करती है। अब यहां पर जब भूमि की ऊर्जाओं की बात आती है, सिर्फ एक पिरामिड अकेला कभी काम नहीं कर सकता। उसके लिए आप जिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो, उस ओरिएंटेशन की एनर्जी को सुधार जरूर सकता है। लेकिन अगर पिरामिड आप सीख रहे हो तो क्या आप वास्तु नहीं कर पाओगे? ऐसा कभी नहीं है। वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल, वास्तु का ज्ञान अपने आप में अलग सिस्टम है। वास्तु को सुधारने के लिए एक रेमेडी है यहाँ पर। पिरामिड एक इंस्ट्रूमेंट है, पिरामिड संपूर्ण वास्तु नहीं कह सकते आप। इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसको तकलीफ क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसी के हिसाब से तो आप उसको आंसर करेंगे, उसकी सुविधा देंगे, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है आप न्यूमरोलॉजी से ज्यादा उसको समझा पाए, हो सकता है उसके घर में किसी वास्तु दोष है तो आप पिरामिड का इस्तेमाल करें, हो सकता है कोई और रेमेडीज ऐसी दे दें शास्त्रार्थ जो नॉर्मल वर्बली की कुछ ऐसे शनि प्रधान जो रेमेडी होती हैं कि आप ऐसा कर लो, इस कपड़े में ये बांध लो, वहां रख दो, ऐसा कर दो। एस्ट्रो वास्तु में भी वास्तु का कंसेप्ट बिल्कुल वही रहता है जो अपने पिरामिड के सिद्धांतों पर काम करता है, अपने वास्तु के सिद्धांतों पर काम करता है, उसको नलिफाई नहीं करता। अगर एस्ट्रो की बात की जाए, वो अपने अलग प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपका चार्ट ये कहता है कि आपको SSW का, जिसमें टॉयलेट बनाने की बात करी गई, या WNW आपके लिए सही है, वहां पर आप बेशक अपनी तिजोरी रखो, बेडरूम रखो, लेकिन वास्तु कतई ये नहीं कहता कि आप अपने उस सिद्धांत को छोड़कर एस्ट्रोलॉजी वहां पर करें जहां पर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, जहां पर टॉयलेट बना सकते हैं, वहां पर आप अपना मंदिर और शयन कक्ष नहीं बना सकते। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ हर हाँ हाँ। एक विद्या की जड़ अलग है। एस्ट्रोलॉजी माना सबकी रूट है,
वास्तु उसी की ही एक लाल ब्रांच लाल है। किताब की वास्तु अलग है मैम, लाल किताब की एग्जैक्टली, वास्तु। लाल किताब की वास्तु अलग है बिल्कुल, लेकिन जो वैदिक वास्तु है, इसीलिए 2400 बुक्स लिखी गई हैं वास्तु शास्त्र पे। वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखी गई कि एक दो रेमेडी बता के, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई उस विद्या को पढ़ के कर चुका होता। इतने बारीकी से बारीकी प्रिंसिपल पर काम करता है वास्तु कि आप हैरान रह जाते हैं कि जो मेरे, ऑब्वियसली जो मेरे एडवांस कोर्स से अभी आए हैं, अभिजीत जी आपने एडवांस कोर्स किया है ना मेरा वास्तु का, या अभी नहीं, अभी नहीं किया आपने, इस टाइम आई हैव शुरू किया? रजिस्टर्ड, अभी मैंने पूरा दोनों किया, एडवांस एंड हाँ, आप अच्छा रेसिडेंशियल दोनों किया। रिस्ट वॉच में हो ना, मुझे ऐसा लगा आप मेरे दूसरे कोर्स में हैं। आरती जी अगर पॉसिबल हो तो कुछ इंसाइट डाल सकते हैं, क्योंकि आप जब तक इन चीजों को, रानी शर्मा जी भी हैं, ओके, डिम्पल जी आप बता सकते हैं क्या कुछ, अगर अवेलेबिलिटी है आपकी टाइम की तो? आपको अनम्यूट कर रही हूं, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। यहां पर कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है कि आप अपने वास्तु के ज्ञान को सिर्फ वास्तु में ही रखिए। आपको शायद वैदिक वास्तु से अगर वास्तु आपने कर लिया, शायद एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही ना पड़े। हम इस विधि से वास्तु करते हैं क्योंकि हम उस ऑथेंटिक साइंस को पढ़ते हैं जो नक्षत्र, जो ग्रह, प्लैनेट्स, आपके 4, 8, 12 के पर्टिकुलर इंडिविजुअल चंद्रमा पर काम करता है। हम स्वर विज्ञान से विधियां करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, इन्हीं चीजों पर तो काम करता है। समझ पा रहे हैं आप रेणु जी? एस्ट्रोलॉजी कभी भी वास्तु के सिद्धांत को नेगेट नहीं करता, वास्तु कभी भी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को नेगेट नहीं करता, क्योंकि वो दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। एस्ट्रो वास्तु इंडिविजुअल वास्तु करता है व्यक्ति के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक घर में 10 जन रहते हैं, 10 जन के लिए कौन सा क्या क्या चीज है। बट वास्तु सिर्फ और सिर्फ ग्रह स्वामी को देखकर, उसके नक्षत्र, उसके प्लैनेट, उसकी दिशाएं, उसका सब कुछ देखकर अगर ओरिजिन कर दिया जाए तो भी उस घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर उस एनर्जी का प्रभाव आता है जिस सराउंडिंग में, जिस एनर्जी में वो लोग रहते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। इम्पैक्ट आता है जब हर व्यक्ति की अपनी दशा और अंतरदशा शिफ्ट होती है, लेकिन वास्तु के लिए दशाओं की जरूरत नहीं होती, दिशाओं की जरूरत होती है। कनेक्ट कर पा रहे हैं? आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से दिया, आपको समझ आया होगा, है ना? मैम अभी यहाँ ओरा पर, स्कैनर जो हाँ, मैम, ओनली 1 मिनट, हाँ, ओरा स्कैनर पे भी एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं वो लोग, ऑयल्स देते हैं और स्टड्स और रॉड्स भी करते हैं, वो भी करके ये पिरामिड भी इंस्टॉल कर ले सकते हैं क्या? ऑरा स्कैनर, हम्म, ऑरा स्कैनर एक टूल है एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। हमारा वैदिक वास्तु 100% वैदिक एनर्जी पर भी काम करता है, जियोपैथिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी पर काम करता है। हम एनर्जी को निकालना सिखाते हैं, एनर्जी को फील करना सिखाते हैं और उनको क्योर करना सिखाते हैं। उस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को एडवांस कोर्स का पार्ट हो जाता है, टूल्स को भी इस्तेमाल करना सिखाते हैं, जिसमें आपका ऑरा स्कैनर, आपकी रॉड्स, आपका पेंडुलम, डाउजिंग करना कैसे आप यूज करते हो। लेकिन वो प्रॉपर रेमेडी नहीं है। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, डेफिनेटली आप वहां पर एक पॉजिटिविटी के साथ काम करते हो। एनर्जी से पूछ सकते हो कि ये मैंने इंस्टॉल किया पिरामिड, उसके पहले की एनर्जी को चेक करो, इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर एनर्जी को चेक करो, यू विल गेट इमीडिएट रिएक्शन और रिजल्ट्स दैट पिरामिड। समझ सकते हैं? जो डाउजिंग टूल्स होते हैं वो एनर्जीज पर काम करके ये आपको बता सकते हैं कि पहले की एनर्जी कैसी थी और अभी की एनर्जी कैसी है। बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी यू विल गेट द आंसर दैट। ठीक है? ओके मैम, यही अभी अगर आप इन सब में मास्टरी चाहते हो, डेफिनेटली यू विल ज्वाइन हमारा रेजिडेंशियल वास्तु और एडवांस वास्तु, जो कि एनर्जीज पर ही काम करता है। और आपने आज तक वास्तु कहीं पर भी ऐसा नहीं सीखा होगा, इतनी मैं गारंटी जरूर देती हूँ।
बाकी चॉइस हमेशा ही आपकी रहेगी। डिम्पल जी, आप अवेलेबल हैं क्या बात करने के लिए? आप बात करेंगे अगर क्लास में हैं तो? डिम्पल कौर, ओके। रानी जी, आप बात करेंगे? जी मैडम। जी जी। थैंक यू। आपके बारे में क्या कहूँ, जो है शब्द नहीं है एक्चुअल में, कि आपने जितने अच्छे से पढ़ाया हम लोगों को, दोनों रेजिडेंस और एडवांस का। तो मैं कहूँगी इतना सरल तरीके से जो आपने सिखाया है, इस तरीके से बहुत ही रेयर होंगे लोग, होंगे तो मेरे संपर्क में तो नहीं आया अभी तक। तो मैं तो कहूँगी कि आप जितनी कम फीस में, मतलब जितनी कम एक्सचेंज एनर्जी है इसमें, तो जितना ज्ञान का भंडार आपने दिया है वो मिलना मुश्किल ही है किसी के लिए भी। तो मैं जी तो सभी को सजेस्ट करूँगी कि अ, एक बार ज़रूर आपका ज्ञान का लाभ लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलता है। तो बेसिक से लेके पूरा कंसेप्ट जो क्लियर किया आपने, वो अद्भुत है, वो यही कह सकते हो। थैंक यू सो और मच। मैंने आपसे सीखने से पहले भी और लोगों से, 2-3 लोगों से सीखा था। तो जी आपकी तुलना में फीस भी वहाँ पे लगभग 3-4 गुना ज़्यादा दी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और ना इतने डिटेल्स में नॉलेज। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे बात करते हो, उन लोगों से बात करना भी मुश्किल था, और कोर्स के बाद उनसे कोई बात भी नहीं हुई। तो जी 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 है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो करना चाहें तो एक बार जरूर करें। टाइम भी आप इतना ज़्यादा देते हैं ना, कि इतना टाइम कोई दे ही नहीं सकता, कि जब तक कि हम लोग की समझ में ना आ जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू रानी जी। तो आपको आई थिंक आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आज तक का आपके पास टाइम है, आप इसको अवेल कर सकते हो, नहीं तो क्लास स्टार्ट होने के बाद 3500 ही आपको पे करना होगा। तो जो स्टूडेंट रेजिडेंशियल हैं या एडवांस हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके मास्टर टूल्स में ये होना बहुत ज़रूरी है, और अपने घर में आप कैसे इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए अभी एक बार लास्ट जो स्लाइड हमारी बची है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आपका मे बी माइंड भी बन सकता है। जी हम कहाँ कहाँ पर पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं? मेडिसिन के सेक्टर में, मतलब अपने लिए मेडिसिन क्रिएट करने में, बच्चों की स्टडी को इम्प्रोवाइज करने में, अपने बिजनेस को ग्रोथ देने में, अपने घर की, व्यापार की, शॉप की, अपने बिजनेस की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। वास्तु में हर जगह पर आपको इस रेमेडी को, करेक्शन को करने के लिए जरूरत महसूस होगी ही होगी, चाहे आपका नाभि स्थापना हो, डोर पावर हो, आपके किचन के वास्तु दोष हो, आपका बेडरूम हो, आपका कोई भी जोन हो सकता है। 16 जोन की बात कर रहे हैं। नगर वास्तु अगर आप कर रहे हैं, किसी किसी प्रोजेक्ट में आपको सिटी या ग्राम या अपने सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो वहां आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे, अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका काम ही ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स बना बनाकर सेल करना, तो ऐसा कैसे पिरामिड का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट्स तैयार करें कि आप अपने बिल्डिंग्स को मनचाहे रेट पर और तुरंत बेच दें, क्योंकि वहां की एनर्जी इतनी शानदार हो जाती है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप पिरामिड का इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर सकते हैं। पिरामिड की कैप भी बनाकर अपने बच्चों का कंसंट्रेशन, उनका उनका जो पेशेंट लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड अगर व्यक्ति है तो वो इस तरीके की कैप का इस्तेमाल कर सकता है। पिरामिड वाटर कैसे हो सकता है? पिरामिड एज ए मेडिसिन वाटर तैयार करना, इसमें बहुत बड़ी तरीके की हेल्प हो जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन को कैसे बढ़ा देता है पूरी करने में, वो बस सीखते हैं। आपके भूमि की ऊर्जाओं को पॉजिटिव करके, वहाँ की केमिस्ट्री को चेंज करके आपके प्रोजेक्ट को सेल कराने में जो पिरामिड है बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको पिरामिड के साथ, ये तो कुछ पॉइंट है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनसे आप वास्तु को इस्तेमाल, वास्तु में या अपने
सराउंडिंग की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, अगर आपको एक एग्जाम्पल भी दूं तो दुबई में पूरे का पूरा जो एरिया है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन जो है, इसका पूरा का पूरा सोसाइटी डेवलप करके इस तरीके के पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और वहाँ की जब रिसर्च किया गया उस सोसाइटी पे, एक एक घर में मिलेनियर्स रहते हैं, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, उनकी हेल्थ और अगर सभी चीज़ों के बारे में अगर देखें तो वहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। आप भी अपने बने हुए घरों में भी ये सुविधा दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर की ऊर्जाओं को चैनलाइज कर सकते हैं, ओके, और अपने लिए उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप भी अपने घरों को, अपने एनर्जीज को शिफ्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से एक 16 जोन में आप वास्तु को बढ़ा सकते हैं, अपने लिए नेम फेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वास्तु में हमारी सबसे अच्छा पिरामिड बनता है स्वास्तिक भी अगर पिरामिड बने तो सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे काट लूं और यहाँ से उठा लूं तो ये भी इस तरीके के स्ट्रक्चर में बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि पिरामिड ही वास्तु है, पिरामिड ही स्वास्तिक है और स्वास्तिक ही पिरामिड बन जाता है। दोनों की एनर्जी सेम थाउजेंड्स गुना आपके घर को चैनलाइज करती हैं, आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करती हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में नेम फेम बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए ऊर्जाएं क्रिएट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस तरीके का स्वास्तिक बनाकर, जो कि केसर से बनेगा, अपने व्यापार स्थल पर, अपने मेन डोर के दोनों तरफ, अपने यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके के स्वास्तिक को अगर आप केसर से बना लेते हो सगुण में, यानी कि ब्रीद होल्ड करके चंद्र स्वर के अर्थ एलिमेंट में या वाटर एलिमेंट में इस स्वास्तिक को बना सकते हैं, तो आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके घर में, समाज में, सोसाइटी में आप अपना नेम फेम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जाएं आपके वास्तु को भी बढ़ाती हैं, एक्सपेंड करती हैं एनर्जी को, और आपके व्यक्तिगत जीवन से जब आपकी एनर्जी ऐसे सोर्सेज से, ऐसे सिंबल से जुड़ती है, तो आपके पर्सनालिटी में भी बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और आपको एक नया आयाम मिलता है। तो आई होप कि आप इसका फोटो ले सकते हैं, केसर से इस स्वास्तिक को बनाइए सगुण में, जिससे कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसका स्कैन, इसकी फोटो लेके रखिए। जब भी आप ओकलशाला में किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं तो ये स्कैनर और ये जो नंबर है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, उसको लेके रखिएगा। अगर आपको रेजिडेंशियल में भी आना है तो भी आपको इसमें हेल्प होगी। ये नंबर है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं और अपने लिए कोर्सेज में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इतने कम प्राइसिंग में आपको कहीं पर भी डिप्लोमा डिग्री की पढ़ाई नहीं कराई जाती। इसमें सिर्फ मेरा एनर्जी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं अपने डिप्लोमा जितनी डिग्री, जितनी साइंस आपको देकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक माध्यम है जो आप आगे आने वाली जनरेशन को शिफ्ट करने वाले हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके, हमारी उसी सुविधा का लाभ उठा सके, सिर्फ वही हमारी ओकलशाला की एक मुहिम है। अगर आप उस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं और सर्वसाधारण में अपने लिए खुद को जोड़ना चाहते हैं कि आपके माध्यम से ना केवल आप अपने एक अच्छे वास्तुविद बन सके, अपने लिए अर्निंग शुरू कर सके, उसी तरीके से आप किसी के घर में ऑथेंटिक वास्तु कर सके, ना केवल अपने घर में, दूसरों के घर में भी एक रोशनी का दिया जरूर जला सके। जी रेनो ओप्पो जी, अनम्यूट करेंगे।
आपका कोई क्वेश्चन है सर? हाँ मैम, जी। अभी ये एडवांस वास्तु है ना मैम, वैदिक इंडस्ट्रियल वास्तु 45 देवता का, हाँ, जनवरी में हुआ ना मैम, वो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना मैम उसमें? रिकॉर्डेड भी मिलेगा, मेरा लाइव आ रहा है दोबारा से। हमारा एक और वो मिलता है उसमें, मैं वो बताना भूल गई। रिकॉर्डेड अगर खरीदेंगे तो उनके लिए नहीं, जो लाइव कोर्सेज करते हैं एक बार हाँ। आपको पे करना है सिर्फ, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोर्स आता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव ज्वाइन करने का मौका मिलता है। वो ओके, उसमें फ्री गिफ्ट्स भी है मैडम, वो 32,000 या कुछ गिफ्ट्स है उसमें रिकॉर्डेड में। वो सारी चीजें आपको मिलती हैं उसमें, इंट्यूटिव क्लासेस होती हैं, आपको जो जो उसमें लिखा जाता है वो सारी चीजें आपको दी जाती है डेफिनेटली सर। ओके मैम, लाइव में ही ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक बार सीखोगे दोबारा आपको फिर से क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट ए सिंगल पैनी आपसे लिया जाता है। 2 ही कोर्सेज हैं हमारे वास्तु में यहाँ पर, रेजिडेंशियल मतलब कंप्लीट रेजिडेंशियल है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। जो एडवांस है वो 45 देव शक्तियों पर, एनर्जीज पर काम करते हैं, जिसमें 16 संस्कार, नाभि स्थापना, आपका इंडस्ट्रियल वास्तु उसमें, क्योंकि 45 देव शक्तियां आपके रेजिडेंशियल में भी काम आती हैं और आपके इंडस्ट्री में, आपके वर्किंग प्लेस पर भी काम आती है। तो वहां पर हम एडवांस रेमेडीज पर काम करते हैं। 2 ही कोर्सेज है, पिरामिड का कोई एडवांस कोर्स नहीं है, यही आपका एडवांस है, बेसिक है जो है वो यही है, इसी से आपका अच्छा काम बन जाएगा। जी सर। मेडिकल वास्तु मैम, मेडिकल वास्तु, मेडिकल वास्तु एडवांस में है डेफिनेटली, डाउजिंग टूल पे काम करना सिखाते हैं आपको, प्रॉपर एनर्जी से आपको हवन करना सिखाते हैं। और तो और आप बोलिए 10,000 11,000 का तो मेरे स्टूडेंट हवन करते हैं दूसरों के यहाँ जाके, पहली बार में ही एक हवन से ही आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। 45 देव शक्तियों का हवन करते हैं मेरे स्टूडेंट, आप किसी पंडित को बुला लो, पता भी नहीं वो क्या करके जाएगा, और उन देवताओं पर काम करना सीखते हैं। अमेजिंग साइंस पढ़ने वाले हैं अगर आप उस कोर्स को अवेल करते हैं तो सर। तो उसमें भी है ना मैम, ये अभी एडवांस में ये कोर्स है ना, आप जो अभी बताए? बिल्कुल बिल्कुल, एडवांस में डेफिनेटली वो वास्तु हवन हमारा फर्स्ट वीक में ही, पहले आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जिसमें वास्तु रजिस्ट्री करते हैं वो निकलवाते हैं, आपके पर्टिकुलर नक्षत्र, प्लैनेट, चंद्रमा की पोजीशन को देखते हुए हम अपने स्टूडेंट को कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं एवरी मंथ कि आप इस दिन ये विधि करिए, इस दिन ये करिए, ये करिए। आपको बहुत सुविधाएं मिलती हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइसिंग में आपको ये चीजें मिलने वाली है। और हमने EMI ऑप्शन भी रखा है, अगर आपको पैसों से संबंधित कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली एवरी मंथ 1,000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन आप 2,000 का करिए। EMI ऑप्शन भी उसमें दिया गया है, अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो पूरा कोर्स आपको टोटल 8,000 में पड़ जाता है। अलग अलग आप दे रहे हैं तो 5,000। अगर आप EMI लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 2,000 में रजिस्ट्रेशन करके एवरी मंथ आप 1,000 पे करके भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सैटरडे संडे रहेगा 7 PM, और जो रेमेडियल वास्तु कोर्सेज हैं हमारे ऐसे डे टाइम पे अभी मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो 12 बजे के टाइम स्लॉट में आएगा। रेगुलर 30 to 40 क्लासेस एक कोर्स की बनती है मेरी, जैसे रेजिडेंशियल है कम से कम 30-35 क्लासेस का होता है, एडवांस 40 क्लासेस तक जाता है। तो वही थोड़ा सा आपका क्योंकि वीकडेज में नहीं है, वीकेंड पे आ रहा है इस बार, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा। लेकिन दूसरा कोर्स भी जैसे ही आ जाता है, रेजिडेंशियल के खत्म होते ही दोबारा से शुरू होगा, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कोर्स में आ सकते हैं। ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू, ज्वाइन हो जाते मैम। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम बात करेंगे क्लास के अंदर। आप सभी का हमारी फैमिली में स्वागत है, और 13th को हम सब मिलने वाले हैं फिर से। और जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं डेफिनेटली आज का ही टाइम है। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, योर एनर्जी और टाइम देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।